अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। अच्छा, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनके बुनियादी सीएसएस के मतलब क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हम बना रहे हैं। ऑब्वियसली ये उन तलबा के लिए नहीं है जो ऑलरेडी सीएसएस की अटेम्प्ट दे चुके हैं या सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। तो हम ये बहुत सारे जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बुनियादी सवालात होते हैं सीएसएस के मतलब, तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें ये क्वेश्चंस मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट किए हैं, इनको वन बाय वन इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आंसर करूंगा। सबसे पहले तो मैं थोड़ा अपने आप को मतलब आपको बता दूं, मैं सीएसपी ऑफिसर मियां शफीक मेरा नाम है और मैं पाकिस्तान आर्ट एंड अकाउंट सर्विस के अंदर सर्व कर रहा हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से एमफिल किया फूड साइंसेज में, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कॉलरशिप विन किया यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न का, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप, एंड आई डिड माई मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने इंफॉर्मेशन सिस्टम में मास्टर्स किया वहाँ से, एंड राइट नाउ आई एम सर्विंग इन पाकिस्तान आर्ट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो ये मेरे मुतलक हो गया। इसके अलावा मेरा एक तो और तारफ भी है जो कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। आई एम द ऑथर ऑफ बेस्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी बुक, जो कि मार्केट में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह से बेस्ट सेलिंग अवेलेबल है। अभी हम बात करेंगे जो डिफरेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए थे। आई वुड ट्राई टू आंसर योर बेसिक क्वेश्चन, हम ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगाएंगे। सबसे पहले कि आपकी जो ज़िंदगी है सीएसएस करने के बाद उसमें क्या तब्दीली आती है। मैं एक यहाँ पे अक्सर बच्चों को बोला करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर शॉर्टकट का कोई सक्सेस का कोई शॉर्टकट है तो दैट इज सीएसएस, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सिविल सर्विस के अंदर जो मेजर बड़े जो 3 ग्रुप हैं जिनका मेरिट सबसे टॉप पे आता है, उसमें आर्मी से भी जो ऑफिसर्स हैं कैप्टन और कर्नल लेवल मेजर लेवल के, वो आके सिविल सर्विस में इंडक्ट होते हैं एंड दे लव टू सर्व इन सिविल सर्विस। मतलब वो आर्मी छोड़ के आके सिविल सर्विस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो ये इतनी प्रेस्टिजियस सर्विस है। और इसमें आपको इस तरह अगर नहीं पता तो ये आप जानें कि इसमें आपका जो डिस्ट्रिक्ट में असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर लग रहे होते हैं वो सिविल सर्विस के थ्रू आ रहे होते हैं, या एएसपी और इस तरह डीपीओ जो लग रहे होते हैं। इसी तरह कस्टम के महकमे में अगर कलेक्टोरेट लग रहे होते हैं, इस तरह इनकम टैक्स के अंदर अगर कमिश्नर लग रहे होते हैं, अगर अकाउंट्स के अंदर आपके असिस्टेंट एजी और या अकाउंटेंट जनरल लग रहे होते हैं, ठीक है। तो 12 महकमे हैं जिसके अंदर आपकी पोस्टिंग हो रही होती है और ये बहुत ही आपकी इन्फ्लुएंशियल और प्रेस्टिजियस सर्विस समझी जाती है पाकिस्तान के अंदर। और अल्लाह ताला आपको एक बहुत इज्जत देता है इसमें, क्योंकि हमारा जो सेटअप है गवर्नेंस का, उसके अंदर जो की पोजीशन जितनी भी हैं वहाँ पे सिविल सर्विस के थ्रू जो ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं वो वहाँ पे वर्क कर रहे होते हैं। तो मैंने कुछ ग्रुप्स के मुतलक और कुछ पोजीशन के मुतलक आपको बता दिया। तो ऑब्वियसली आप अपने हल्के अहबाब के अंदर, आप अपनी सोसाइटी के अंदर और आप अपने पीयर्स के अंदर, दोस्तों के अंदर, फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्पेक्ट अर्न कर रहे होते हैं। तो आपका अगर मुतमईन नज़र ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी पहचान हो, लोग आपको जाने, आप लोगों का भला कर सकें, आप एम्पावर्ड हों, किसी के साथ अच्छाई कर सकें, तो आप सिविल सर्विस को ज्वाइन करें। सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो है, इसको सीएसएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एक फेडरल इदारा है जो कि हर साल लेता है और हर साल फरवरी में उसके पेपर्स होते हैं। ये 1200 नंबर का इम्तिहान होता है जिसमें 600 नंबर जो है वो आपका कंपलसरी होते हैं और 600 नंबर आपके ऑप्शनल होते हैं। इस इम्तिहान की तैयारी के मुतल्लिक़ फर्दर हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। हु शुड अटेम्प्ट सीएसएस। आपका अगर माइंड एंटरप्रेन्योरशिप का नहीं है, मतलब आप ये नहीं चाहते कि आपने बिजनेस करना है, या आप ये नहीं चाहते कि आप रिसर्चर बनना चाहते हैं, आपका जो मिजाज है, आपका जो माइंड है, वो अगर गवर्नमेंट की जॉब की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसमें ऑब्वियसली सिविल सर्विस होनी चाहिए। कोई भी पाकिस्तानी सिटीज़न जिसकी एज 21 से 30 साल के दरमियान है और जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में है, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसने सिंपल बीए किया हुआ है, उसने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है, उसने कॉमर्स की डिग्री ली हुई है, उसने बिजनेस की डिग्री ली हुई है, उसने नर्सिंग की डिग्री ली हुई है, कोई भी डिग्री जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन चाहे वो 14 साल है या 16 साल ग्रेजुएशन है, आप सीएसएस के इम्तिहान के लिए एलिजिबल हैं और आपकी जो एज है वो 21 टू 30 ईयर्स होनी चाहिए, इसके दरमियान दरमियान होनी चाहिए। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हमारी बिल्कुल एक अलग वीडियो बनी हुई है कि सीएसएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, वो आप उसको देख सकते हैं। तो आई वुड इनकरेज स्टूडेंट्स जो कि स्पेशली जो डिपार्टमेंट्स के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं,
वो अगर रिसर्च के अलावा किसी और साइड पे निकलना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट की जॉब करना चाहते हैं, तो दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर देम। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है जी सीएसएस मुश्किल कितना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। तो इसके मुतालिक बहुत सारी, एक तो ये है कि फियर या एक स्केयर ऑब्वियसली डेवलप किया जाता है बच्चों के अंदर, या सम हो, क्योंकि जो सीएसएस का रिजल्ट आता है एवरी ईयर उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में तालिब इल्म पास नहीं होते, तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस एग्ज़ाम से डरते भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान का सबसे कंपेटिटिव टॉप जो कंपेटिटिव एग्जाम है, क्योंकि इसमें 15 से 20 हज़ार लोग अपीयर हो रहे होते हैं और हर साल 250 से 300 लोग जो हैं वो मैक्सिमम जो है इसमें उनकी सिलेक्शन हो रही होती है। रिटर्न भले 500 पास कर दें या 600 पास कर दें, लेकिन जो सीटें होती हैं वो आज तक मैक्सिमम 350 के करीब सीटें आई हैं, इससे ज़्यादा सीटें ही नहीं होती, और उसका भी फर्दर जो है वो आपका डिफरेंट कोटा होता है। तो सीएसएस मुश्किल एग्जाम जो है वो है भी और नहीं भी, क्योंकि इसका बिल्कुल कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है। अगर आपका एकेडमिक कैरियर अच्छा है, आप थ्रू आउट योर यूनिवर्सिटी लाइफ एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, आपकी रीडिंग एबिलिटी बेहतर है, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी सीजीपीए बहुत बेहतर है, अगर आपकी सीजीपीए बहुत बेहतर भी नहीं है लेकिन आपको किताबें पढ़ने की बहुत अच्छी आदत रही है, तो आप बड़े आराम से सीएसएस जो है वो उसको क्लियर कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, आपने साल 6 महीने बैठ के अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम की क्या करनी है, तैयारी करनी है। हाउ टू चूज ऑप्शन सब्जेक्ट्स, ये एक सवाल है जब आप सीएसएस की तैयारी करना शुरू करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा तंग करेगा कि आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह से करनी है। हमारे चैनल पे इस पे बेशबहा वीडियोस पड़ी हुई हैं, हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग से वीडियो पड़ी हुई है। तो सब्जेक्ट्स के मतलब बता दूं मैं आपको कि सीएसएस के अंदर एक तो आपको पता होना चाहिए कि 600 नंबर तो आपके कंपलसरी हैं। इंग्लिश ऐसे हो गया, इंग्लिश कंपोजिशन हो गई, फिर इस तरह से जनरल साइंस एंड एबिलिटी हो गई, पाकिस्तान अफेयर हो गया, करंट अफेयर हो गया, एंड फाइनली इस्लामिक स्टडी। ये तो आपने रखनी ही रखनी है, ये तो आपने पढ़नी है, 600 नंबर के ये मजामीन है। उसके अलावा कुछ 7 ग्रुप्स हैं जिसके अंदर से आपने कोई से 4 या 5 सब्जेक्ट चूज करने हैं। 4 मैं क्यों कह रहा हूँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में से आप मैक्सिमम 200 नंबर का कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, या ग्रुप 2 के अंदर से आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब 2 ही लेने हैं, एक नहीं ले सकते 100 नंबर का, या तो 200 नंबर का एक ले लें या 100 नंबर के आप 2 ले लें। तो अगर आप ग्रुप 1 और 2 में से सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं तो 400 नंबर आपके यही हो जाते हैं, फिर आपको कोई से 2 सब्जेक्ट और चूज करने होते हैं। तो अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन है ये बहुत ही एक ट्रिकी पॉइंट है, ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि सीएसएस के अंदर सर्टन सब्जेक्ट्स जो हैं, ये कोई मिथ नहीं है, सर्टन सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छा स्कोर देते हैं, जिसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। पंजाबी बड़ा अच्छा स्कोर देती है, ठीक है। जिस तरह फिलोसफी बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं, बड़ा अच्छा स्कोर देती है, ठीक है। इस तरह अगर आप देखेंगे जेंडर है या एनवायरमेंटल साइंस है, कभी कभार इनमें कव भी आते हैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे स्कोरिंग होते हैं, लेकिन कभी कभार वो सीएसएस में कहा जाता है कि वो एग्जामिनर की तब्दीली की वजह से या सर्टन अदर फैक्टर्स की वजह से उनका स्कोरिंग ट्रेंड थोड़ा कम हो जाता है। तो आप उस ट्रेंड को जरूर फॉलो करना है, उसको जरूर जहन में रखना है जब भी आप सीएसएस की तैयारी करना शुरू करें। तो इस पे हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस पे, पॉलिटिकल साइंस पे, फिलोसफी पे, जेंडर स्टडीज पे, इन्वायरमेंटल साइंस पे, ज्योग्राफी पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे अलग अलग से वीडियोस बनी हुई हैं। हर सब्जेक्ट का सिलेबस, उसका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, वो हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है, उनको आप देख सकते हैं। अब है हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस। ये क्वेश्चन ज्यादातर वो बच्चे पूछते हैं जो अभी जिन्होंने सीएसएस की तैयारी शुरू की है, वो उनको यही समझ नहीं आती कि वो शुरू कहाँ से करें, क्योंकि उनके लिए एक बहुत उनको एक पहाड़ नजर आता है। 1200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, 600 मार्क्स के कंपलसरी हैं, कहाँ से शुरू करें। तो उसमें बेटा आपको एक एडवाइस है, जहां से आपको आसान लगता है वहां से शुरू कर लें। मतलब जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना शुरू कर दें। अब इंग्लिश ऐसे मैं वैसे ही बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आप एटलीस्ट अपना जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर करने के बाद, या 2-3 ऑप्शंस कवर करने के बाद फिर आप ऐसे की तैयारी शुरू करें, क्योंकि ऐसे के अंदर आपको 2 चीजें चाहिए होती है। एक आपको कंटेंट चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, और दूसरा आपको उसमें बेटा चाहिए होती है आपकी अच्छी लैंग्वेज पे कमांड, आपकी ग्रामर बेहतर होना चाहिए। तो जब आपकी वो 2 चीजें बेहतर होती हैं, फिर आपको ऐसे हैंडल करना आसान हो जाता है। अब मैंने बोला कि कहीं से भी शुरू कर लें, कहीं से मुराद क्या है, आप सीएसएस की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप पहले जनरल साइंस एबिलिटी को कंप्लीट कर लें, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। आप ये स्ट्रेटजी ऑप्ट कर सकते हैं, आप इस्लामिक स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। आप सोशल साइंसेज के बच्चे हैं, पहले पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, या जो कि आपने सोशल साइंसेज के ऑप्शन रखे हुए हैं उसको आप पहले से तैयार कर लें।
अच्छा, दूसरा एक बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि जब तक उनके ऑप्शनल्स फाइनल नहीं होते तो वो तैयारी नहीं शुरू कर रहे। अभी जी मेरे ऑप्शन फाइनल नहीं है बेटा, 600 कंपल्सरी तो आपने तैयार करने ही करने हैं। ऑप्शंस भी आपने 2 3 4 तो फाइनल कर ही लिए होंगे, एक दो में आपको कंफ्यूजन होगा। जब तक वो फाइनल नहीं होते आप अपनी तैयारी तो कंटिन्यू रखें। तो इसमें यही सजेशन होती है कि आप इजी सब्जेक्ट से पहले लेके चलें ताकि आपका एक टेम्पो मोमेंटम बनता जाए और फिर ऐसा ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट की तरफ आप जाते रहे। अब उसके बाद है व्हाट स्किल लेवल इन इंग्लिश इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट सीएसएस एग्जाम। अच्छा, अब इसके अंदर जो है इसका जो मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव इसका आंसर दे सकता हूँ वो ये है कि आपकी राइटिंग जो है वो इस लेवल की होनी चाहिए कि उसमें को बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, आपकी लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी होनी चाहिए। देखिए, आपने अगर मास्टर्स किया है या एमफिल किया है, चाहे आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया है, चाहे एग्रीकल्चर में किया है, चाहे आपने मेडिसिन में किया है, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट, आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो पेपर देते हैं वो इंग्लिश के अंदर ही देते आए हैं ना, कि वहाँ पे क्या आप उर्दू के अंदर पेपर देते रहे। तो जब आप वहाँ पे जो आपका मीडियम था वो इंग्लिश था। अब से फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है वो कॉमर्स का है, ठीक है, तो उसे मैं अगर कहता हूँ कि आप मुझे एक राइटअप लिखो, मुझे एक क्वेश्चन आप लिख के दो, या एक आप मुझे एक शॉर्ट ऐसे लिख के दो कि व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, या मुझे आप इन्फ्लेशन पे लिख दो, ठीक है, तो वो बड़ी आसानी से हो सकता है कि वो आपको 5 से 10 सफ़े, मतलब कोई भी आपका जो आपके रेलेवेंट एक टॉपिक है उस पर मैं अगर आपको लिखने को कह दूं तो आप 5 से 10 सफ़े मुझे आराम से लिख के दे देंगे, ठीक है। अब उसमें अगर फ्लो है, उसके अंदर कोई लैंग्वेज का कुछ ज्यादा मेजर स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं है, ठीक है, तो आपकी जो स्किल है दैट इज एनफ फॉर द ऐसे राइटिंग। इसमें कोई बहुत ज्यादा फ्लावरी लैंग्वेज आपको नहीं चाहिए होती, ठीक है, लेकिन स्टिल क्योंकि सीएसएस के अंदर जो सबसे ज्यादा फेलियर रेट है वो है ही इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन के अंदर। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपकी अगर बेसिक्स बेहतर नहीं है तो आप बेसिक लैंग्वेज के इंग्लिश के टीचर को ज्वाइन करें, ठीक है। अच्छा, उसमें कोशिश ये करें कि जो सीएसएस को पढ़ा रहे हैं उसी टीचर को ज्वाइन करें। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अपने इलाके के किसी हाई स्कूल के टीचर के पास चले जाते हैं या यूनिवर्सिटी के किसी टीचर के पास चले जाते हैं जिसको सीएसएस के मुतल्लक नो हाउ नहीं है। वो आपको बेसिक टेंसेस वगैरह करवा देंगे, वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवा देंगे, लेकिन सीएसएस की जो रिक्वायरमेंट है जिस तरह की उसके मुतल्लक वो आपको तैयारी नहीं करवा सकेंगे। आई वुड रिकमेंड कि आपने जब भी लैंग्वेज के लिए टीचर को ज्वाइन करना है तो जो सीएसएस को टीचर्स पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे डजन्स ऑफ टीचर्स, हमारे पास बड़े बेहतरीन टीचर अवेलेबल हैं, यहाँ पे डजन्स ऑफ टीचर्स अवेलेबल हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप इंग्लिश इंप्रूव कैसे करेंगे? दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो यह है कि बच्चे जो हैं वो उनको कहा जाता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। न्यूज़पेपर ऑब्वियसली आपकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो उस वक्त मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप डेली अगर एक आर्टिकल भी डॉन का या डेली टाइम्स का या पाकिस्तान टुडे का या एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, ठीक है, आप डेली एक आर्टिकल भी अगर पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें से जो मुश्किल अल्फाज आते हैं उनके आप मीनिंग्स अलग से निकालना शुरू कर दें, उनके सैनोनिम्स एंटोनिम्स लिखना शुरू कर दें, तो आपकी देखिए 6 महीने के अंदर आपकी लैंग्वेज बहुत बेहतर हो चुकी होगी, आपका ओवरऑल रीडिंग एबिलिटी बहुत बेहतर हो चुकी होगी। अदर देन दैट भी मार्केट के अंदर बहुत बेहतरीन किताबें अवेलेबल हैं। अगर आप वोकेबलरी इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप जस्ट गूगल करें कि जी वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए सबसे अच्छी किताब कौन सी है। पियर्सन की किताबें मिल जाती हैं, पियर्सन वर्ड स्मार्ट है वोकेबलरी बिल्डिंग की, और भी आपको पीडीएफ किताबें बहुत सारी मिल जाएंगी। इसमें मसला क्या है, कंसिस्टेंसी का मसला है। आप एक दिन अखबार पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद हफ्ता पढ़ेंगे नहीं, तो उससे तो आपकी लैंग्वेज इंप्रूव नहीं होगी। आपको मैंने बोला आप डेली एक आर्टिकल पढ़ लें। उससे भी सबसे ज्यादा मजे की जो चीज आप कर सकते हैं वो है आप बुक रीडिंग की हैबिट डालें। अगर आप स्पेशली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आपका फ्यूचर प्लान ये है कि आपने सीएसएस की तैयारी करनी है, तो आप अभी से क्या करें, न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ साथ आप किताबें पढ़ना शुरू करें। आप कौन सी किताबें पढ़ें? आपको क्लासिकल हिस्ट्री या क्लासिकल लिटरेचर नहीं पढ़ना, मतलब आप शेक्सपियर को पढ़ना शुरू कर दें, आपको उसकी समझ ही नहीं आएगी, 2 दिन के बाद छोड़ देंगे आप, ठीक है। आप मॉडर्न या जो करंट जो बुक्स हैं उसको पढ़ें, मतलब अगर युवल नोआ हरारी की किताबें पढ़ लें, ठीक है, 21 लेसन ऑफ द 21st सेंचुरी। डॉन वाले हर अपने वीकली पेपर के अंदर वो द बेस्ट जो सेलिंग बुक्स होती हैं
अपने वक्त की, वो उसकी एक लिस्ट बना रहे होते हैं। उनमें से कोई भी आप ले लें, एक दो। अच्छा, एक उसमें मैं एक और कुलिया बताया करता हूँ कि आप उर्दू बाजार जाएं या फैसलाबाद में हैं तो आप चनेर बाजार में जुमे वाले दिन पुरानी किताबों का मेला लगता है, ठीक है। आप वहां से जाके जो भी किताब जिसकी पायरेटेड अवेलेबल है, जो 200 250 300 रुपए में मिल जाती है, वो उठा लें, एक दो तीन, उनको आप पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि देखें, पायरेटेड कॉपी उसी किताब की मार्केट में आएगी जो अच्छी किताब है, जो बिकने वाली किताब है। जो किताब बिकती नहीं उसकी पायरेसी तो करेगा ही कोई नहीं, ठीक है। तो आप अपनी रीडिंग बेहतर करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो है वो वोकेबलरी भी बेहतर हो जाएगी, आपका ग्रामर स्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपनी राइटिंग भी बेहतर कर सकते हैं। पहले आपको रीडिंग पे फोकस करना है, पहले 2-3 महीने आप राइटिंग से परेशान ना हो, पहले आप रीडिंग पे फोकस करें। फिर आप ऐसा ऐसा एक एक पैराग्राफ लिखना शुरू करें, एंड इट विल नॉट टेक टू मच टाइम, और आपकी राइटिंग भी बेहतर हो जाएगी। वट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स पॉलिटिक्स इज रिक्वायर्ड। अच्छा, जब बच्चे आते हैं बहुत सारे, स्पेशली जो नेचुरल साइंसेज से होते हैं, फिजिकल साइंसेज से होते हैं, मास्टर इन फिजिक्स किया हुआ है, इंजीनियरिंग में किया हुआ है, एग्रीकल्चर में किया हुआ है, एमबीबीएस किया हुआ है, ठीक है। तो वो उनके लिए तो बहुत सारे जो सोशल इश्यूज होते हैं वो उनको उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या है, ये फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये मीडिया और इसका रोल क्या होता है, ठीक है, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और रीजनलिज्म क्या है। ये कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक एक टॉपिक को आप नैरो डाउन करें। लाइक फर्स्ट किया, आप बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी पे, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, नेट पे बेशबहा मटेरियल पड़ा हुआ है। तो पहले एक एक टॉपिक पे आप भले विकीपीडिया से शुरू कर लें, विकीपीडिया का भी सारा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका इंट्रो पे पहले थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू करें, ताकि आपको चीज़ों के बेसिक मीनिंग समझ आ जाए। मतलब एक बच्चा जब नेचर साइंसेज से आता है या फिजिकल साइंसेज से आता है तो उसको तो सोशलिज्म, मार्क्सिज्म या कैपिटलिज्म के मीनिंग भी नहीं पता होते, वो इन इज्म के अंदर ही फंस जाता है, ठीक है। तो आपको स्लोली स्लोली इस चीज़ को बिल्ड करना है। मार्केट के अंदर बहुत सारी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पर प्रिंट हो रहे होते हैं, कारवान के, वर्ल्ड टाइम्स के, एडवांस पब्लिशर के, उनमें से कोई आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह पीडीएफ के अंदर भी, जिस तरह होराइजन हो गया या इकोनॉमिस्ट हो गया, उसकी आपको कॉपीज मिल जाती हैं, ठीक है। वहां से आप उसको रीड करना शुरू करें तो आपके करंट अफेयर्स की एक अच्छी एक ग्रिप डेवलप हो जाती है। तो आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। आपने कोई करंट अफेयर्स के अंदर या पॉलिटिकल साइंस के अंदर या इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आपने पीएचडी नहीं करनी। यू नॉट गोना बी द स्कॉलर ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया। आपका आर्गुमेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, बट इट नीड्स टू बी लॉजिकल। तो आप अगर पढ़ के जाएंगे डिफरेंट इश्यूज पे, डिफरेंट आथर्स को, तो ऑब्वियसली उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो चुकी होगी। उसके बाद आगे, हाउ द स्टडी रिवर कैन हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन ऑफ सीएसएस एग्जाम। अल्हम्दुलिल्लाह से स्टडी रिवर पे, आई एम द फाउंडर ऑफ द स्टडी रिवर। स्टडी रिवर पे हमने अपने तमाम वो दोस्त जो इंडिविजुअल कोचिंग कर रहे थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, उनको हमने एक छत के नीचे इकट्ठा किया है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सीएसपी ऑफिसर्स का एक आइडियल कम्बिनेशन है हमारे पास। मैं खुद सीएसपी ऑफिसर हूँ, मैं जनरल साइंस एबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। हमारे पास कामरान नादर साहब हैं, वो क्रिमिनोलॉजी पढ़ाते हैं। इसी तरह उमर हयात साहब हैं, यूएस हिस्ट्री पढ़ाते हैं। देन वी हैव द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एज वेल। वकास इकबाल साहब हैं, वो आईआर पाकर पढ़ाते हैं। इस तरह हमारे पास शिराजी साहब हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। अमजद साहब हैं, फिलोसफी पढ़ाते हैं। वासल वसीफ साहब हैं, पंजाबी पढ़ाते हैं। तो आई दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट। मैं मतलब हमारे पास कोई 20+ के करीब टीचर्स हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से मास्टर हैं। दे हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ स्किल इन देयर ओन सब्जेक्ट। तो एक तो हमारी जो सबसे बड़ी जो हमारी आप क्या कहेंगे कॉम्पिटेंस या जो स्किल के अंदर जो खूबी है वो ये है कि हमारे पास टीचर्स जो हैं, जो फैकल्टी है, वो बेहतरीन फैकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह से अवेलेबल है। सेकंड थिंग जो इसके अंदर हमारे पास आ जाती है, हम आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देते हैं। कस्टमाइजेशन से क्या मुराद है, आप हमारे पास सब्जेक्ट्स इनरोल करवाते हैं सीएसएस के। आप अपना जितना वर्कलोड मैनेज कर सकते हैं, हम उसके मुताबिक आपको सब्जेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं। लाइक फर्स्ट किया कि बच्चा है, तमाम जो माइंड है वो एक जैसे नहीं होते, तमाम लोगों के सर्कमस्टांसेस एक जैसे नहीं होते। एक डॉक्टर है, वो हाउस जॉब भी कर रहा है या कर रही है और साथ में उसे सीएसएस की तैयारी भी करनी है, तो वो 4 से 5 सब्जेक्ट डेली नहीं पढ़ सकता। अब उसको हमने कहा है कि आप ठीक है, आप डेली 1 से या 2 सब्जेक्ट ले लें, या कोई वीकेंड पे 1 आध सब्जेक्ट आप ले लें।
तो इस तरह करके 2-2 3 सब्जेक्ट करके आप 4 से 5 महीने के अंदर हमारे पास कोर्स कवर कर सकते हैं। हम आपको एक फिक्स शेड्यूल नहीं देते कि आपने जब हमारे पास इनरोल हो गए तो ये 3 महीनों के अंदर आपने कोर्स कवर करके जाना ही जाना है। और तीसरी चीज ये है कि मार्केट के अंदर इस वक्त द मोस्ट अफोर्डेबल जो पैकेज है अलहमदुलिल्लाह वो स्टडी रिवर आपको ऑफर कर रहा है। आप हमारे जो फीस हैं वो जाके हमारी जो वेबसाइट है उस पर चेक कर सकते हैं। हमारे जो CSS PMS के कोर्सेज हैं या वन पेपर के या जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जो कोर्सेज हैं उनकी प्राइसेस क्या है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि जी CSS में फेलो रेशो क्यों है बहुत ज़्यादा। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं। एक तो ये है कि ऑब्वियसली आपकी जो हर साल सीटें आती हैं वो 250 से 300 मैक्सिमम 350 होती हैं। इससे ज़्यादा तो कैंडिडेट्स एलोकेट नहीं हो सकते। आप 1000 बंदा भी पास कर दें तो इसके अंदर जो सिविल सर्विस के अंदर जो जॉब मिलनी है वो तो 250-200 के करीब एवरेज लोगों को जो है वो जॉब मिलनी है। इसलिए FPSC जो है वो अपना मार्किंग क्राइटेरिया बड़ा स्ट्रिक्ट रखता है। तो ऑन एवरेज 300, 400, 500, कभी 500 से ऊपर लोग 600 पास होते हैं। तो एक तो ये एक मेजर एक फैक्टर ये भी है कि FPSC खुद उसको लिमिट करता है कि सिर्फ जो क्रीम ऑफ द क्रीम है, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो लोग हैं वही सिर्फ इस प्रोसेस में क्या हो इसको क्वालिफाई कर सके। सेकंड ये होता है कि गाइडेंस या रहनुमाई का फुकदान होने की वजह से अ लॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो हाफ हार्टेड जो है वो प्रेपरेशन के साथ या सुनी सुनाई बातों के साथ वो पेपर में अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। और जब पेपर दे के आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये तो ये एग्ज़ाम जो है ये एक किस्म की फुल टाइम जॉब है। ये ऐसे नहीं है कि जी आप जस्ट गए और आपने पेपर में अपीयर हो गए, ठीक है। और फिर वो जब उनके नंबर बहुत थोड़े आते हैं 300, 400, 450 या 500 नंबर लेके जब वो फेल हो जाते हैं फिर वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो उनका यही मसला होता है कि वो उन्होंने प्रॉपर इसकी प्रेपरेशन ही नहीं की होती। तो अगर आप इसकी प्रॉपर प्रेपरेशन करके जाएं, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस हो और आप हार्ड वर्किंग हो तो इंशाल्लाह अल्लाह आपका लाजमी इसमें साथ देता है। फाइनली आता है व्हाट आर द फ्रीक्वेंटली रिपीटेड मिस्टेक्स न्यू एस्पायरेंट्स मेक। सबसे पहली तो चीज़ है जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं तो लाइक फर्स्ट की एक स्टूडेंट है वो उसका एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, उसने किसी लेवल पे यह सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। उसने एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया है, ठीक है। अब वो समझता है कि शायद एग्रीकल्चर के अंदर जिस तरह आम एग्रीकल्चर की बातें होती हैं वही इसके अंदर होनी है। जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होता है वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे उस सब्जेक्ट को जो कोचिंग या टीचिंग दी जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर उस लेवल का उसका पेपर बनता है। तो सबसे पहली तो बात है आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो बहुत ही समझ बूझ के साथ आपको इसमें करनी है। दूसरी बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि वो प्रेपरेशन को प्रॉपर टाइम नहीं देते। पहली अटैम्प्ट जो है वो बस ऐसे ही बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हाफ हार्टेड अटैम्प्ट के साथ चले जाते हैं। तीसरा ये करते हैं कि मॉक असेसमेंट अपनी नहीं करवाते। आप एक किसी भी एक्सपर्ट से ओपिनियन लिए बगैर जब एग्जाम में बैठेंगे तो आपको यही नहीं पता कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। यहाँ पे ये आप डिग्री के जो आपके एग्जाम्स होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट की जनरल साइंस और एबिलिटी को पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्रेसियन कंप्रीहेंशन। इस्लामिक स्टडीज का पेपर थोड़ा डिफरेंट अंदाज में अटेम्प्ट किया जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस का डिफरेंट अंदाज में अटेम्प्ट किया जाएगा। तो आपको उस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप इस तरह की गलतियां ना करें। बहुत सारे पेपर अटेम्प्टिंग जो उनकी टेक्निक होती है वो बड़ी गलत होती है। मतलब आपको पेपर को बहुत खूबसूरत करके नीट एंड क्लीन उसके अंदर लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जो है उसको ज़्यादा तरद्दुद ना उसमें करना पड़े। उसको अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी पेपर को आपके पढ़ने के लिए तो वो आपके कभी भी पेपर को पढ़ेगा नहीं। ये मैं अक्सर बच्चों को कहा करता हूँ। एग्जामिनर ने आपके पेपर को स्किम करना है तो आपने उसको रीडेबल बनाना है। व्हाट आर द सक्सेस इंग्रेडिएंट्स? गुड इंग्लिश, अ लॉट ऑफ स्टडी एंड बीइंग वेरी स्मार्ट। ये हमने यहाँ पे 3 फैक्टर यहाँ पे लिख दिए हैं। अच्छा, अब ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसमें मैं आपको ये बताऊं कि आपका जो CSS का है उसमें स्मार्ट स्टडी हम उसको एक लफ्ज़ बोलते हैं कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी से क्या मुराद है? इसका मतलब हरगिज सिलेक्टिव स्टडी नहीं है। स्मार्ट स्टडी ये है कि आप हर पेपर का सिलेबस देखते हैं, उस सिलेबस को आप पूरे के पूरे को कवर करते हैं, फिर आप पुराने पेपर्स का एनालिसिस करते हैं, फिर उसमें से देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा किन एरियाज में से एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, फिर उन एरियाज को आप अच्छी तरह से तैयार करते हैं। मतलब उसको तो आप सही तरह से क्रैम करते हैं, उन एरियाज के अंदर आप फैक्ट्स एंड फिगर तैयार करते हैं
आप उसके अंदर एडिशनल मटेरियल भी उसके अंदर सर्च करके उसको आप अच्छी तरह से तैयार करते हैं। लैंग्वेज पे मैं अक्सर कहा करता हूँ बच्चों को, आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी एक तरफ और इंग्लिश, ऐसे और कंपोजिशन की तैयारी आपकी एक तरफ, क्योंकि एट द एंड आपने पास फेल मेनली किस में होना है, SCR कंपोजिशन में ही होना है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो 650 700, यहाँ पे ऐसी भी एग्जांपल्स हैं कि स्टूडेंट्स हैव स्कोर 780 प्लस। करीमदा चुगताई की एग्जांपल है, उन्होंने कुछ 776 आई थिंक स्कोर किया था एंड ही फेल्ड इन इंग्लिश। तो आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और इसमें आपको रीडिंग एबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। जिन लोगों को किताबें पढ़ने की आदत है, जो लोग अच्छे बुक रीडर हैं, उनके सक्सेस चांसेस CSS के अंदर बहुत ही हाई होते हैं। अब मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है CSS का, मैंने जैसे यूनिवर्सिटी से अपने MS कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने CSS PMS की तैयारी करना शुरू कर दी। जो मैंने पहली अटैम्प्ट दी PMS की, वो आई हैड ओनली हार्डली 3 मंथ्स फॉर प्रेपरेशन। मैंने 3 मंथ्स की प्रेपरेशन के बाद पहली अटैम्प्ट दी थी। ये वो मिस्टेक मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने की। मेरा सब्जेक्ट सारे पास हो गए, लेकिन क्योंकि मेरी जो प्रेपरेशन थी वो प्रॉपर नहीं थी, मैंने पूरा वक्त नहीं दिया हुआ था, तो मेरा उसमें एग्रीगेट प्रॉपर नहीं बन सका। खैर, उससे हमने इन चीज़ों को सीखा। तो उसके बाद मैंने बाकायदा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 2 डिफरेंट टीचर्स को ज्वाइन किया। ठीक है, हर सब्जेक्ट को मैंने अलहदा से, अगर किसी की 1 या 2 अगर मुझे समझ नहीं आ रही तो उसकी 2-2 बुक्स को मैंने पढ़ा। ठीक है, अपनी रीडिंग जो थी उसको मैंने बहुत ज़्यादा बेहतर किया। अपना बाकायदा एक टाइम टेबल मैंने आप बनाया, 10 to 12 आवर्स की मैं स्टडी करता रहा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए। इन तमाम चीज़ों पे हमने अलग-अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट नोट जो थे वो मेरी रिवीजन के अंदर बहुत ज़्यादा काम आए। ठीक है, और फिर ऐसे दोस्तों के साथ ग्रुपिंग की, अपना पीयर्स जो थे वो बड़े वाइजली सिलेक्ट किए। वो तमाम लोग जो मेहनती थे, जो ज़हीन थे, जो CSS करना चाहते थे और जो डी ट्रैक आपको नहीं करते थे, जो डिस्ट्रैक्शन पैदा नहीं करते थे, उन लोगों के साथ ग्रुपिंग की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ग्रुप के अंदर, अगर फर्ज किया हम 10 लोग थे तो 2 जो दोस्त थे वो सिविल सर्विस में नहीं सिलेक्ट हो सके, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। सो दिस वाज माय रेसिपी ऑफ सक्सेस। अच्छा, इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जो मैं कह रहा हूँ वो हरफे आकर नहीं है, किसी और की जो सक्सेस की रेसिपी है वो डिफरेंट हो सकती है मेरे से। ठीक है, बट आप खुद अक्लमंद हैं, आपको फैसला करना है कि आपको किस तरह से आपको मंजिल अचीव करनी है। रास्ता मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन उसमें से रास्ता बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। आपने स्मार्ट वे चूज करना है। फाइनल मैसेज फॉर CSS एस्पायरेंट्स, मैं ये अक्सर यहाँ पे कहा करता हूँ, जिससे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा ये चीज़ पिंच भी करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि CSS एग्जाम जो है वो हार्ड वर्क और स्मार्ट स्टडी का नाम है, लेकिन आप अक्सर देखते होंगे कि जब भी CSS का रिजल्ट आता है तो जितने भी कैंडिडेट्स पास हो रहे होते हैं उनमें से 99% मैं कहूँगा उसको कोई ना कोई अकेडमी क्लेम कर रही होती है, जी इस बच्चे ने हमारे पास तैयारी की, इस बच्चे ने हमारे पास तैयारी की। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो है वो आपका एक बिल्कुल आम डिग्री से हटके एक डिफरेंट एग्ज़ाम है। इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर रहनुमाई की ज़रूरत है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अंधाधुंध जाके किसी भी एकेडमी का कोर्स बाई ना करें, हमारा भी अंधाधुंध अपना बाई करें। ठीक है, आप मार्केट को सर्च करें, आप डिफरेंट टीचर्स से कंसल्ट करें। ठीक है, आप जो पहले कोई स्टूडेंट जो CSS कर चुके हैं, आपके पीयर्स के अंदर हो सकता है, फैमिली के अंदर हो सकता है, उनसे आप मशवरा करें। 1-2 लोगों से आप मशवरा लेने के बाद आप लाजमी जो बेहतरीन टीचर्स अवेलेबल हैं जो CSS को पढ़ा रहे हैं, उनसे आप रहनुमाई लें, रेगुलर कोचिंग लें। इसमें बात याद रखें कि कभी भी वो बंदा जो एक खुद से तैयारी कर रहा है और एक जो एक किसी टीचर की रहनुमाई में तैयारी कर रहा है, वो दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, उन दोनों में हमेशा फ़र्क रहेगा। अगर उन दोनों का इंटेलेक्ट एक जैसा है, मैं ये उसमें फ़र्ज़ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जिसको एक टीचर की गाइडेंस अवेलेबल है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इसमें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आई वुड रिकमेंड इट कि आप लाजमी जो एक्सपर्ट्स हैं या जो सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं जो इस प्रोसेस में से गुजर चुके हैं, उनकी आप हेल्प इसमें से लाजमी लें। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बट वो पाथ थोड़ा आपके लिए लंबा हो जाएगा। लाइक फर्ज किया हमारे पास PPSC के एग्जाम के बच्चे बहुत सारे आते हैं, सारे कुछ 2 साल हो गए पेपर दे रहे हैं, लेकिन
स्कोर 50-60 के करीब ही आ रहा है, तो उनको कहते हैं बेटा इस तरह लगे रहोगे तो इस तरह तो फिर शायद 6 महीने या साल और लगे रहो। उससे बेहतर नहीं है अगर आप किसी टीचर से 2 महीने बैठ के तैयारी कर लो और 6 महीने के अंदर अंदर अपनी नौकरी जो है वो हासिल कर लो। ये ज़्यादा बेहतर है या आपने 2 से 3 साल ज़ाया करने हैं, ठीक है, वो ऑप्शन बेहतर है। तो ये तो आपने फैसला खुद से करना है।